हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस का बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन देखने वाले हैं। आप अपने साथ एक कॉपी पेन निकाल के रखें कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा बता रहा हूं उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। आपके लिए सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए फिजिक्स के अंदर, ठीक है, जो पहले जो है मैं 10 प्रश्न जो है आपको फिजिक्स का कराऊंगा। इस फिजिक्स में जो 10 प्रश्न होंगे ये पूरी तरीके से जो लाइट चैप्टर है, ठीक है, प्रकाशिकी या फिर कह लीजिए लाइट चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये वाला सेशन। इसके बाद केमिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो मेटल जो धातु होता है उसके ऊपर, धातु हो गया, मिश्र धातु हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो मैं बायोलॉजी का जो चैप्टर यहाँ का जो क्वेश्चन लिया हूं वो पूरी तरीके से जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पे क्वेश्चन जो है आधारित है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 9th और 10th का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। देखिए 4 विकल्प दिया है, इसमें से कौन सा विकल्प जो है असत्य है वो आपको बताना है। यहाँ पे लेफ्ट में सिद्धांत दिया है, राइट साइड में उस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम दिया है, उसी में बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रकाश कणिका सिद्धांत क्या न्यूटन ने दिया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या हाइजेनबर्ग ने दिया था? या फिर प्रकाश का जो वेग है उसका मापन गैलीलियो ने किया था? या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा इसमें असत्य नहीं है, या फिर कोई एक असत्य आपको बताना है। तो पहली बात तो आप याद रखिएगा कि जो प्रकाश है, ठीक है, उसका प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि प्रकाश जो है उसकी दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, डुअल नेचर होता है। एक जो है प्रकाश जो है तरंग की भांति भी काम करता है, वेव की तरह भी भांति काम करता है, और दूसरी जो है ये पार्टिकल नेचर होता है, कणिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है तरंग की भांति भी कार्य करता है, कण अर्थात पार्टिकल की तरह भी काम करता है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर 2 तरह का होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइजेनबर्ग ने दिया था, ये वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है जो कि कण की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल नेचर जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ये भी सत्य है। परंतु प्रकाश का जो वेग होता है, ठीक है, प्रकाश के वेग का मापन गैलीलियो ने नहीं किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा असत्य है। ठीक है, तो प्रकाश का जो वेग है उसका आखिर मापन किसने किया था? तो ये आंसर याद रखिएगा, प्रकाश के वेग का मापन रोमर ने किया था। किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर किसे परिभाषित नहीं किया जा सकता? ठीक है, याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं कि प्रकाश के प्रकृति के आधार पर, ठीक है, तरंग प्रकृति, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रकाश की 2 तरह की प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति और कणिका प्रकृति कह लीजिए या फिर कर्ण की प्रकृति। तो तरंग प्रकृति के आधार पर किसे परिभाषित नहीं किया जा सकता? देखिए प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, फेनोमेना होता है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ठीक है, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सब किसी न किसी इन्हीं दोनों प्रकृति में से एक पर कार्य करता है, चाहे तो तरंग प्रकृति पे या फिर तो कणिका प्रकृति पे। तो तरंग प्रकृति के आधार पर कौन सा कार्य नहीं करता हमको ये बताना, या किसे परिभाषित नहीं कर सकते? प्रकाश विद्युत प्रभाव, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण, बताइए। तो इसका आंसर आपको याद रखना चाहिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और साथ ही साथ एक और भी याद रखिएगा जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ साथ एक है कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है, कॉम्पटन प्रभाव या फिर कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, ये दोनों जो है वो तरंग प्रकृति के आधार पर परिभाषित नहीं किए जाते। ये दोनों जो है प्रकाश की जो कणिका सिद्धांत है या फिर कह लीजिए कण की प्रकृति के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। इन दोनों से यह पता चलता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव जो है कण की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल नेचर की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव को कण प्रकृति के द्वारा परिभाषित किया जाता है। वहीं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये जो है ये तीनों को ये तरंग प्रकृति के आधार पर, ठीक है, तरंग सिद्धांत के द्वारा इन सबको परिभाषित किया जाता है। अर्थात जो प्रकाश होता है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण में तरंग की भांति कार्य करता है, वेव नेचर को शो करता है। आपको ये सब भी याद होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो अब हम तीसरा प्रश्न आज का देखते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन क्रिया के दौरान क्या अपरिवर्तित रहता है। देखिए अपवर्तन क्या है तो आप शायद जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूं। अपवर्तन का मोटा मोटी क्या होता है, परिभाषा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये ऊपर में क्या है, वायु है, ठीक है, एयर है, और नीचे क्या है, मान लो ग्लास है, ठीक है, क्या है, ग्लास है। ये दो अलग अलग माध्यम है, ऊपर में हवा है, नीचे में ग्लास है। ये मान लो मैं एक अभिलंब खींच देता हूं। अब क्या हुआ, प्रकाश की एक किरण जो है ऐसे आती है। ये वायु क्या हो गया, एक विरल माध्यम होता है, ठीक है, ये रेयरर मीडियम होता है, और जो ग्लास होता है क्या है, एक सघन माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये जब वायु से इस ग्लास के ऊपर आया तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, परंतु ऐसे जा नहीं रहा है, ये अपने रास्ता जो है उस रास्ते से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो जब यही अपवर्तन की प्रक्रिया होता है तो इसमें क्या परिवर्तित नहीं होता, अपवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित। ठीक है, क्या अपरिवर्तितता, किसमें बदलाव नहीं होता, प्रकाश की चाल में, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में, प्रकाश की तीव्रता में, या फिर प्रकाश की आवृत्ति में, क्या परिवर्तित नहीं होता। तो जब भी अपवर्तन की घटना होती है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो जब भी रिफ्रैक्शन या अपवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। प्रकाश की आवृत्ति किसी भी माध्यम में हो, चाहे सघन हो, विरल हो, किसी भी तरह के माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई भी बदलाव नहीं होता, सेम ही रहता है। परंतु उसका चाल परिवर्तित हो जाता है, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता भी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति सेम टू सेम रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। एक चीज और याद रखिएगा कि अपवर्तन में जब कभी भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करेगा तो अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण होगी, जो अपवर्तित किरण होगी, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देख रहे हैं ना, ये ऐसे जाना था, लेकिन विरल से सघन माध्यम में जब आया तो ये अभिलंब की ओर झुक के आ गया। इसी तरह इसका उल्टा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटती है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, सातों रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से मैं 3 फैक्ट आपको बता रहा हूं जो आपको नोट डाउन करके रखना है। यहां पे 3 चीज मैं बताता हूं आपको। यहां पे एक चीज बताऊंगा, अपवर्तनांक, ठीक है, रंगों का अपवर्तनांक बताऊंगा कि किसका अधिक होता है, किसका कम होता है। दूसरा बताऊंगा आपको तरंग दैर्ध्य, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य या इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एक होता है प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग। ये तीनों के बारे में मैं जो जैसे पता है कि 7 कलर जो होते हैं, प्रकाश कितने 7 रंगों से मिलकर बना होता है, उसको याद कैसे रखना है, विबग्योर। विबग्योर हिंदी में याद करते हैं बैजानी, हप्पी, नाला। ठीक है, तो ये वी से हो गया वायलेट, बैंगनी। ठीक है, आई से इंडिगो, जामुनी। ठीक है, बैजानी। बी से हो गया ब्लू, नीला। जी से ग्रीन, वाई से येलो मतलब पीला, ओ से ऑरेंज, नारंगी, और आर से रेड, लाल। ठीक है, इसको हिंदी में बैजानी, हप्पी, नाला कहते हैं। ये सातों जो रंग है इसी को मैं बताऊंगा कि किसमें अपवर्तनांक अधिक होगा, किसमें अपवर्तनांक कम होगा। तो इस ऑर्डर को आप जरूर ध्यान से लिखिएगा। तो यहां पे आपको अपवर्तनांक की बात किया है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हमको ये बताना है। ठीक है, तो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं तरंग दैर्ध्य की, ठीक है, पहले मैं तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, ये जो वेवलेंथ होता है और क्या बोलते हैं अपवर्तनांक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। वेवलेंथ क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य, और ये नीचे मैं लिख देता हूं अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक, ये तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर तरंग दैर्ध्य किसी रंग का अधिक हो रहा है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, किसी का अपवर्तनांक कम है मतलब उसका तरंग दैर्ध्य अधिक है। इसका कहने का मतलब हो गया। मतलब अब इसको ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करूं तो ये इधर से लेफ्ट से राइट अगर इधर जाएंगे, ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य बढ़ते जा रहा है। ठीक है, वेवलेंथ जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा। ठीक है, मतलब सबसे कम अगर तरंग दैर्ध्य की बात करूंगा तो ये V हो गया। ठीक है, बैंगनी। और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका, तो ये लाल का हो गया। इस ऑर्डर को याद रखिएगा। विबग्योर तो याद होगा ही, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका हो गया, लाल का, और सबसे कम किसका हो गया, बैंगनी का हो गया।
ठीक है, तरंग दैर्घ्य की। अब मैं बोला कि तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या, इसका उल्टा कर दीजिएगा, इधर से इधर लेके चलिएगा। ठीक है, मतलब अपवर्तनांक जो होगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, बैंगनी का, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, लाल का। अपोजिट में कर देना है, तो ये अपवर्तनांक हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऐसे इसी ऑर्डर में लिख दीजिएगा। ये क्या है, ऊपर अगर देख रहे हैं तो ये बढ़ता हुआ क्या है, तरंग दैर्घ्य की बात कर रहा हूं। नीचे जो मैं लाइन बनाया राइट टू लेफ्ट, ये अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ है, मतलब सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका हो गया, बैंगनी का, और सबसे कम अपवर्तनांक किसका हो गया, लाल का। ये ऑर्डर को याद रखिएगा, एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है, अब एक बात आएगा, प्रकीर्णन क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी ऑर्डर अपवर्तनांक का है, ठीक है, जैसे अपवर्तनांक का क्या हो गया भाई, देखिए अपवर्तनांक का इधर से इधर जा रहा है ना, लाल का सबसे कम और बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक है। सेम टू सेम उसी तरह जो प्रकीर्णन भी होता है, जो स्कैटरिंग होता है, उसका भी सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है, तो जिसका भी अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, वो बहुत कम फैलेगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा, मतलब लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, स्कैटरिंग किसका होगा, बैंगनी का। अब इससे सभी आगे मैं बहुत सारे इसका घटनाओं को समझाने वाला हूं, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए क्या, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन दोनों सेम ही ऑर्डर में चलता है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या बोलते हैं, कम होगा, उसका प्रकीर्णन भी कम होगा। जैसे लाल का अपवर्तनांक सबसे कम है ना, तो लाल सबसे कम फैलता है। बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो इसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होगा, फैलेगा भी सबसे अधिक। ठीक है, तो ये तीनों को आप अपने वर्ड्स में एक जगह नोट डाउन करके रखेंगे, बहुत काम का चीज मैं बताया हूं। ठीक है, चलिए आगे हम पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक आता है। ठीक है, देखिए किसका अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे अधिक होता है, वायु का, जल का, हीरा का या बर्फ का। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। ठीक है, याद रखिए हीरा का अपवर्तनांक कितना सबसे अधिक 2.42। जो वायु है इसका अपवर्तनांक लगभग 1 होता है 1.0003। ठीक है, ये लगभग 1 के बराबर होता है। जल है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ठीक है, या कई बार से 4/3 भी ऑप्शन में देता है। बर्फ का अपवर्तनांक इससे भी कम 1.31 होता है। तो ये कुछ याद रखिएगा, हीरा का विशेष करके याद रखिएगा, और हवा का। ठीक है, हवा का तो एक ही होता है, हीरा का 2.42 सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, इसीलिए हीरा इतना चमकदार दिखता है 2.42। ठीक है, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करी। कौन सा असत्य कथन है, पहला, मतलब प्रकाश की जो विभिन्न घटनाएं होती हैं उससे संबंधित इस प्रश्न को मैंने लिया है। हीरा का चमकना किस घटना के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है क्या। दूसरा है, तालाब की मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है क्या, परावर्तन के कारण। तीसरा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है क्या, प्रकीर्णन के कारण। चौथा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्या, प्रकीर्णन के कारण। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हीरा का चमकना अपवर्तनांक तो पता है 2.42 हो गया, इसीलिए सबसे अधिक चमकता है, और लेकिन जो चमकने का मेन कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सही है। तालाब की मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है क्या, परावर्तन के कारण होता है क्या, नहीं, ये परावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, जो मछली जो है तालाब में अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि कम गहराई पे, कारण क्या है, तो अपवर्तन। और बाकी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग इसलिए दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, और आकाश का रंग नीला भी क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। तो बी वाला ही असत्य था, बाकी ए सी डी बिल्कुल सही है, इस घटना को लिख लीजिएगा। अच्छा, जो अपवर्तन है, अपवर्तन का कुछ और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। कैसे, जैसे जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण, अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का लाल दिखना किसके कारण से, प्रकीर्णन के कारण से होता है। लेकिन होता कई बार से है कि सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए रहता है, उसके बावजूद भी जो सूरज है वो दिखाई देते रहता है। इसका कारण क्या है, अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, किसी भी द्रव में अगर कोई रॉड या छड़ डूबी हुई है तो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, कारण क्या है, अपवर्तन है। तो ये सभी घटनाओं को आपको याद रखना है। ठीक है, ये 6 प्रश्न हमारा हो गया। चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, मृग मरीचिका जिसको हम मिराज कहते हैं,
प्रकाश के किन गुणों के कारण होता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। जो मिराज का फॉर्मेशन होता है, मृग मरीचिका का बनता है, किसके कारण होता है आपको ये बताना है। देखिए, तो मिराज का जो बनना है वो दो घटनाओं के कारण होता है, अकेले किसी एक घटना से नहीं होगा। तो दो घटना आपको याद रखना है, क्या क्या? कि प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन दोनों घटनाओं के कारण ही जो मृग मरीचिका बनता है और जिसको हम मिराज कहते हैं, मिराज का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मिराज या मृग मरीचिका की स्थिति का मतलब यह होता है कि जैसे आप मान लो रेगिस्तान के क्षेत्र में जाएंगे, रेगिस्तानी क्षेत्र में, या फिर जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो रोड पर भी अगर बाइक चलाते हुए दूर से जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आगे रोड पर ना पानी गिरा हुआ है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वैसे ही जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहां पर भी दूर से देखेंगे तो कई बार से, जैसे मान लो पेड़ है तो पेड़ का यहाँ पे परछाई दिखाई देने लगता है इसका। तो इससे हमको दूर से जब यहाँ पे होते हैं तो अनुभव होता है क्या कि यहाँ पे पानी है और पानी में ही वो पेड़ का दृश्य जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ये हमको एक आभास होने लगता है। इसी को हम मृग मरीचिका या फिर मिराज कहते हैं। तो इसके लिए दो घटना जिम्मेदार है, अपवर्तन और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। इन दोनों घटनाओं के कारण ही मरीचिका, मृग मरीचिका बनता है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न, अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, प्रकाश का विवर्तन के कारण या फिर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण, हमको यह बताना है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, प्रकीर्णन मैं पीछे बताया, प्रकीर्णन का मतलब क्या बताया? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन या फिर फैलना या बिखराव। ठीक है, मतलब क्या? जो प्रकाश के जो रंग है उनका फैल जाना, यही रीजन है। देखिए, अब हमारा जो आसमान है, मतलब आकाश, अगर हम पृथ्वी से हम देख रहे होते हैं तो पृथ्वी से आसमान का रंग हमको कैसा दिखाई देता है? नीला। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये जो हमारा वायुमंडल है, हमारा पृथ्वी के लिए वायुमंडल है। ठीक है, तो इस वायुमंडल से जब भी सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका फैलाव या फिर स्कैटरिंग या फिर उसका बिखराव कम होता है। तो लाल रंग का जो क्या हुआ, स्कैटरिंग कम होता था, लेकिन जो बैंगनी होता था उस बैंगनी का क्या होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन या फिर फैलना होता था, स्कैटरिंग होता था। ठीक है, तो देखिए, जो भी प्रकाश की किरण, तो जिसमें बैंगनी आ गया, बैंगनी के बाद हमारा क्या क्या था विबग्योर में, याद करिए, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ये सब जो कलर हैं इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैंगनी हो गया, नीला, इंडिगो यानी कि जामुनी हो गया, ब्लू नीला हो गया, ये सब सबसे अधिक फैलते हैं। तो ये सब ऊपर में फैल जाते हैं रंग, जिसके कारण ही हमारा जो पृथ्वी से आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला। क्योंकि इन सभी का जो संयुक्त रूप से जो कलर बाद में बनता है वो नीले रंग का बनता है। ठीक है, इसीलिए हमारा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन जब आप आकाश में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे या फिर चांद पर जाएंगे तो वहां पे वायुमंडल की अनुपस्थिति है। जब वायुमंडल होगा ही नहीं तो प्रकाश की जो किरणें आएंगी उसका प्रकीर्णन या स्कैटरिंग तो होगा ही नहीं ना। इसकी वजह से आकाश जो है कैसा? लाल रंग का। मतलब अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश देखेंगे, अंतरिक्ष देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? आपको काला दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं। अगर वायुमंडल है ही नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष का कारण क्या है? इंद्रधनुष तो आप देखे ही होंगे, बरसात के समय में जब बारिश होती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में देखेंगे तो आपको इंद्रधनुष रेनबो देखने को मिलेगा। तो जो इंद्रधनुष होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और जो दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो होता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष किसके कारण होता है? एक अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको दो कर दीजिए। ठीक है, एक अपवर्तन, दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है दो अपवर्तन, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा दो अपवर्तन और दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता कैसे उस चीज को एक बार मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पानी की बूंद है, इस पानी की बूंद में ये प्रकाश की किरण ऐसे पड़ा। ठीक है, प्रकाश की किरण जब यहाँ पे पड़ा तो ये जो पानी की बूंद होता है प्रिज्म की तरह काम करता है और प्रिज्म जो है प्रकाश के कणों को, प्रकाश जो होता है उसको सातों रंगों में तोड़ देता है। तो ये मान लो मैं दो रंग इसका बना रहा हूं, बाहर वाला, सबसे बाहर का मैं दो रंग बनाया। तो यहाँ पे हुआ क्या? एक पहली बार यहाँ पे एक अपवर्तन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अपवर्तन। यहां पे गए तो यहाँ पे दोनों प्रकाश की जो किरण है उनका क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे अंदर में ही पूरा पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन हो गया ना, इसलिए एक बार क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया।
फिर यहां पे देखेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, अपवर्तन हुआ, मतलब एक और ये दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष का बनता है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्राथमिक के अंदर। इसी तरह जो द्वितीयक होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, उसमें 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन में। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि लाल रंग और पिकॉक नीला रंग को मिला देने से क्या नया रंग बनता है। क्वेश्चन क्या है कि लाल रंग और पिकॉक नीला रंग को जब मिलाते हैं तो कैसा रंग बनेगा, श्वेत यानी कि सफेद, मैजेंटा, पीला या फिर हरा, कौन सा रंग बनेगा। देखिए पहली बात तो अगर मैं रंग की मैं बात करूं तो रंग 3 तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी रंग, ठीक, यानी कि प्राथमिक, तो मैं पी लिख देता हूं, प्राइमरी या फिर प्राथमिक कलर। दूसरा होता है सेकेंडरी या फिर द्वितीय, और तीसरा जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री या फिर हम जिसको कहते हैं पूरक रंग। प्राथमिक रंग के अंदर बेसिकली 3 रंग होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला। इन तीनों को हम प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों रंगों को विभिन्न विभिन्न अनुपात में आप मिलाओगे तो आपको 7 रंग मिलते हैं, इसीलिए हम इसको प्राइमरी रंग कहते हैं। सेकेंडरी रंग क्या होते हैं, ऐसे रंग होते हैं कि जो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो नए रंग बनते हैं उसको हम सेकेंडरी रंग कहते हैं। इसके अंतर्गत जनरली क्या आता है, जैसे बैंगनी, ठीक, बैंगनी जिसको हम क्या कहते हैं, वायलेट कहते हैं। इसके बाद होता है नीला, ठीक है, ठीक है, बैंगनी हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, ये सब क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर आता है। और होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको हम कहते हैं पूरक रंग। पूरक रंग क्या होते हैं, ऐसे रंग होते हैं जिनको मिलाने से सफेद रंग बन जाता है, उनको हम पूरक रंग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसके अंदर आ गया मैजेंटा आ गया। जैसे अभी एक चीज मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मुझे इन सबको चलो यहां पे एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ट्रायंगल में ये वाला जो पोर्शन बना रहा हूं, मान लो ये रेड है, लाल, ठीक है, ये वाला हो गया ग्रीन और ये हो गया ब्लू। ये RGB, ये तीनों के तीनों प्राइमरी प्राथमिक रंग हो गए। जब देखना इस रेड और ग्रीन को जब मिलाया, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया तो हमको क्या मिला, येलो। तो ये येलो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, द्वितीयक रंग हो गया, जो कि प्राथमिक रंगों को मिलाने से बन रहा है। इसी तरह अगर ग्रीन और ब्लू को आप मिलाओगे तो आपको पिकॉक ब्लू मिलेगा। कैसा मिलेगा, पिकॉक ब्लू। और जब आप रेड और ब्लू को, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा मैजेंटा, ठीक है, मैजेंटा। तो येलो, पिकॉक ब्लू और मैजेंटा, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, द्वितीयक रंग हो गए, ठीक है। तो यहां पे जो मैं मैजेंटा और पिकॉक ब्लू किसके अंतर्गत आएगा, ये सेकेंडरी के अंतर्गत आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये बीच में मैं लिख देता हूं ये सफेद। तो जब कभी भी आप, जैसे हो गया ग्रीन और मैजेंटा को जब मिलाएंगे तो आपको सफेद मिल जाएगा, लाल और पिकॉक ब्लू को आप मिलाएंगे तो सफेद मिल जाएगा, ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो सफेद हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बीच में ये बने, ठीक है, ये सब, और एक प्राइमरी के साथ अब जब मिलाते हैं तो ये, जैसे कि मैजेंटा और ग्रीन को मिलाएंगे तो सफेद मिल जाएगा, इसीलिए मैजेंटा और जो ग्रीन होगा इसको हम पूरक रंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पूरक रंग। जैसे पिकॉक ब्लू ये हो गया, लाल ये हो गया, इन दोनों को मिलाने सफेद मिल रहा है, इसीलिए दोनों क्या हो गए, पूरक रंग के अंतर्गत आएंगे। मतलब लाल और पिकॉक ब्लू को आप मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, श्वेत व्हाइट कलर मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखने वाली चीज है, तो याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, लाल, हरा और नीला, RGB, इन तीनों को अगर बराबर बराबर मात्रा में कभी भी आप मिलाएंगे तो हमेशा आपको श्वेत व्हाइट कलर ही मिलता है। तो ये था हमारा आज का 10 प्रश्न, जो कि किससे, फिजिक्स, भौतिकी से संबंधित था। आगे नेक्स्ट वीडियो में और मैं लेके आऊंगा भौतिकी का, जिसमें हम मिरर, लेंस वगैरह वगैरह से क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आज का क्वेश्चन देखेंगे रसायन पर, ठीक है। चलिए 11वां से लेके आगे जो हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि होगा केमिस्ट्री के बेसिस पर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। तो पहला 11वां प्रश्न है जो कि रसायन का, वॉशिंग सोडा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि वॉशिंग सोडा का अणुसूत्र या फिर केमिकल फॉर्मूला, एटॉमिक फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 10H2O, Na2CO3, NaHCO3 या फिर NaHCO3 10H2O। वॉशिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा भी कहते हैं, ठीक है, कपड़े धोने का सोडा भी इसको कह सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है Na2CO3 10H2O होता है, ऑप्शन नंबर ए। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या, Na2CO3 10H2O। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, 10 ठो वाटर है, 10, इसलिए हम तो कहते हैं
डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगर केमिकली इसको देखा जाता है क्या, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। तो 10H2O जब रहेगा तभी वॉशिंग सोडा होगा, याद रखिएगा। Na2CO3 10H2O। NaCO3 जो ये C नंबर का आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, या फिर कह लीजिए इसको खाने का सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसको केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है। देखिए, जो अगर एक चीज आपसे पूछ देगा कि अगर जो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, जो वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये बेसिक सॉल्ट होता है। कैसा होता है ये, एक तरह का ये बेसिक यानी कि क्षारीय लवण होता है। ठीक है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होता है। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका जो नेचर होता है एसिडिक सॉल्ट की तरह होता है। ठीक है, इसका बेकिंग सोडा कैसा, एसिडिक, मतलब अम्लीय लवण की तरह काम करता है। दोनों को याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं इंक्लूड किया हूं क्योंकि एग्जाम में सब पूछे जा सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4 ½ H2O, CaSO4 2H2O या फिर CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, याद रखिएगा। तो ध्यान से रखिएगा क्या कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। अब इसको समझिएगा, एक होता है जिप्सम, जिप्सम होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये वाला जो C नंबर पे आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। टूट के क्या देता है, CaSO4 ½ H2O प्लस 1.5 H2O इधर बाहर निकल जाता है। कुछ पानी जो है भाप बन के निकल जाता है और ये इतना पानी के साथ रहता है। तो ये CaSO4 ½ H2O जो रहता है उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज्यादा यूज होता है। सजावट का सामान वगैरह आप देखते होंगे, मूर्ति बनाना, जो ढाल के जो बनाते हैं, कुछ मूर्तियां आकार वगैरह बनाते हैं, वहां पे कई बार से जब हाथ वगैरह टूट जाता है तो जो प्लास्टर लगाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही लगाए जाते हैं, हड्डियों के प्लास्टर करने के लिए, दरार की मरम्मत करने के लिए, पुट्टी वगैरह में कई बार से इसका यूज करते हैं, दीवार की पुट्टी करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है इसको हम चूना पत्थर कहते हैं। संगमरमर मार्बल जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, तो हमने 2 प्रश्न केमिस्ट्री का देखा। चलिए तीसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, दीवार पर सफेदी करने के लिए क्या काम में लाया जाता है। ठीक है, जब हम दीवार को व्हाइट करना होता है, व्हाइट पेंट करना होता है, ठीक है, तो क्या यूज किया जाता है, जैसे चूना लगाना है मान लो, तो इसमें से क्या यूज करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड, बॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। दीवार की सफेदी करने के लिए किसका यूज करोगे, तो याद रखिएगा जो हम चूना लाते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो चूना का जो पाउडर होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम चूना लाए तो इसमें हम पानी मिलाएंगे, तो पानी मिला दिए, तो चूना और पानी को मिलाने के बाद बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। तो ये चूना के साथ जब पानी मिलाने के बाद जो ये बना, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसी का यूज किया जाता है सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना यही है जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो जब इसमें हम पानी मिला दिए तो ये बुझ गया, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है सफेदी करने के लिए, पुताई करने के लिए। देखिए, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवार को पोतेंगे तो तुरंत व्हाइट नहीं होता, बाद में व्हाइट होता है। क्यों, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वातावरण का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे वापस से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, संगमरमर की तरह सफेद हो जाता है ना। क्यों, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर की तरह बना देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 14वां प्रश्न जो है मिश्र धातु के ऊपर है कि जो टाका होता है सोल्डर, वो किन धातुओं का मिश्र धातु है, किसका किसका एलॉय होता है सोल्डर, लेड और टीन, कॉपर और जिंक, कॉपर और टीन या फिर कॉपर, जिंक और निकल। ये चारों के चारों जो कॉम्पोजिशन में बताया हूं, जो यहाँ पे किसी ना किसी मिश्र धातु को बनाएंगे। तो याद रखिएगा जो टाका, जिसको हम सोल्डर भी कहते हैं, आप देखे ही होंगे कि तारों को जोड़ने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान होता है वहां पे 2 तार को जोड़ने के लिए यूज करते हैं ना सोल्डर का, या फिर धातुओं को जोड़ने के लिए, वही टाका सोल्डर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो किसका, तो इसका याद रखिएगा जो टाका का किसका किसका मिश्र धातु है, तो लेड और टीन का। लेड Pb प्लम्बम और
टीन होता है SN, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिश्र धातु है उसको हम शोल्डर या फिर टाका कहते हैं। तो ये जो लेड होता है Pb, ये 50 से 70% और टीन जो है 30 से लेके 50% के बीच में होता है। ये जो कॉपर और जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर और जिंक ये दोनों जो है पित्तल, ठीक है, इन दोनों के कॉपर और जिंक के मिश्र धातु जो है वो पित्तल होता है। पित्तल को हम कहते हैं ब्रास, ठीक है, याद रखिएगा। कॉपर इसमें 70% और जिंक इसमें 30% होता है, याद रखिएगा। इसी तरह जो कॉपर और टीन है, कॉपर और टीन इन दोनों के मिश्रण से, इन दोनों में मिश्र धातु से बनता है, मिलाने से एक मिश्र धातु बनता है कांसा। कांसा को हम कहते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है, याद रखिएगा। कॉपर इसमें 88% और टीन जो है 12% होता है। और लास्ट में जो कॉपर, जिंक और निकल है, कॉपर, जिंक और निकल इन तीनों को मिला के बनता है जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर। इसमें कॉपर टीन 50 से 60% रहता है, जिंक 35% और निकल 15%, ठीक है। एक चीज एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं पाया जाता है, 0% सिल्वर होता ही नहीं है, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। तो ये प्रश्न आपके लिए एक इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था, हम 4 ही प्रश्न देखे रसायन के, जो कि ये चारों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी से लेके 6 प्रश्न देखेंगे जो कि होगा बायोलॉजी का होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आगे जो मैं बायोलॉजी का जो यहाँ पे क्वेश्चन 6 लेके आया हूं वो पूरी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, पाचन तंत्र के ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको नोट डाउन करना चाहिए और याद रखना चाहिए। 15वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में नहीं पाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पाचन के लिए, ठीक है, जो मानव का पाचन तंत्र होता है या फिर किसी भी जीव में पाचन के लिए एंजाइम का होना बहुत आवश्यक है। एंजाइम ही क्या होता है, पाचन में सर्वाधिक मदद करते हैं। तो जो मुख के अंदर जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसमें कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम को कहा जाता है, ठीक है। तो कई एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये 4 में से कौन ऐसा एंजाइम है जो मुख के अंदर जो लार होता है उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। लार ग्रंथियां होती है मुख के अंदर, ठीक है, जिसको सैलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं, और लार ग्रंथियों से ही लार निकलता है। अब बताना है कि कौन उसमें नहीं पाया जाता, टाइलिन, माल्टेज, पॉलीसेकेराइड या फिर पेप्सिन, कौन इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता। तो एक चीज अब ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन भी करिएगा। क्या नोट डाउन करना है कि जो मुख के अंदर जो लार पाया जाता है उसमें पेप्सिन, ये पेप्सिन नहीं पाया जाता। पेप्सिन कहां पाया जाता है, तो जो अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय को हम कहते हैं क्या, स्टमक, ठीक है। जो अमाशय स्टमक होता है, स्टमक के दीवार में जठर ग्रंथियां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस निकलता है, उसी में पेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। मतलब यहां पे अगर देखेंगे जठर ग्रंथि से 2 तरह का एक्चुअली में निकलता है, एक तो हमारा पेप्सिन हो गया और एक होता है रेनिन, ठीक है। 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। जो पेप्सिन होता है ये क्या करता है कि जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है, किसमें, पेप्टॉन में या फिर पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, कौन, पेप्सिन। वहीं जो रेनिन क्या करता है, तो जो दूध में जो प्रोटीन एक होता है, जिसको आपने नाम सुना होगा कि दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है, तो इस केसिन नामक जो प्रोटीन है उसी को मतलब एक ठोस रूप में बदल देता है, जो कि एक ठोस अविलेय के रूप में बदल, दही की तरह बदल देता है। मतलब ये कह लो कि केसिन को दही में बदलने का काम कौन करता है, रेनिन। मतलब रेनिन जो है दूध के पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो ये याद रखना है ये सब चीज आपको। और बाकी ये जो टाइलिन, माल्टेज और पॉलीसेकेराइड, ये तीनों जो एंजाइम्स हैं वो लार ग्रंथियों में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। ये जो टाइलिन है ना, ये क्या करता है, ये लार के अंदर पाया जाता है। और जो स्टार्च होता है, जो हमारे खाने में जो स्टार्च होता है, जिसको हम मंड भी कहते हैं, इसको शर्करा या शुगर में बदल देता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो माल्टेज नामक जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो शर्करा यहां पे बना उस शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, शर्करा को ग्लूकोज में और पॉलीसेकेराइड जो आया ये क्या करता है, जो हमारे मुख में कई बार से जो बैक्टीरिया चला जाता है उस बैक्टीरिया को नष्ट कौन करता है, पॉलीसेकेराइड करता है। तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है, जो दीवार होता है, उसको पूरा लार में घोल देता है और बैक्टीरिया को नष्ट कर देने का काम कौन करता है, पॉलीसेकेराइड कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रश्न के अंदर जो कुछ भी मैंने बताया आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए और याद रखना चाहिए। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पीत रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। देखिए हमारा जो लीवर होता है, लीवर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत, ठीक है। यकृत
से ही क्या होता है, पित्तरस, मतलब जिसको हम बाइल जूस कहते हैं, पित्तरस उसको रिलीज करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो बाइल जूस जो है गॉल ब्लाडर में स्टोर रहता है, जो कि यकृत के पास रहता है, और यकृत ही पित्तरस को क्या करता है, रिलीज करता है, और बाइल गॉल ब्लाडर होता है उसमें स्टोर करता है। तो देखिए हार्मोन जो है, जैसे एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितना भी पाचन का कार्य होता है उसमें मदद करते हैं, लेकिन उस पाचन कार्य के लिए जो प्रेरित करने का, जो उत्तेजित करने का काम करते हैं, क्या हार्मोन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यकृत को उत्तेजित करता है, किस लिए, कि पित्तरस का श्रावण करे, पित्तरस का सेक्रेशन करे। कौन सा, तो पैंक्रियोजाइमिन, सेक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन या फिर हिपैटोक्राइन। ये बहुत ही चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कोलेसिस्टोकाइनिन है इसको शॉर्ट में सीसीके भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो देखिए यहां पे याद रखना है कि जो हिपैटोक्राइनिन, ये जो हार्मोन है हिपैटोक्राइनिन, ये हार्मोन यकृत को उत्तेजित करता है, किस लिए, पित्तरस का स्रावण करने के लिए। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आप नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। और बाकी जो पैंक्रियोजाइमिन है, याद रखिएगा, ये जो अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय जिसको हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये पैंक्रियाज है जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय रस का श्रावण करने के लिए पैंक्रियोजाइमिन जो हार्मोन होता है वो उत्तेजित करता है, किसको, अग्नाशय को। जो सेक्रेटिन होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी अग्नाशय रस के श्रावण के लिए ही क्या बोलते हैं, उत्तेजित करता है अग्नाशय को। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन सीसी के जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है कि जैसे कि पित्ताशय जो है, जो गॉल ब्लाडर, पित्ताशय को हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लाडर कहते हैं। तो गॉल ब्लाडर के अंदर क्या होता है, जो पित्तरस यहां पे भरा हुआ है, अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये हार्मोन इस गॉल ब्लाडर या पित्ताशय को क्या कहता है, ये संकुचित होने के लिए कहता है, सिकुड़ने के लिए कहता है। जैसे ये सिकुड़ता है तो क्या होता है, जो इसमें पित्तरस है वो छोटी आंत में पहुंचने लगता है। ठीक है, तो अर्थात कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, इस पित्ताशय को संकुचित करके छोटी आंत में पित्तरस को, बाइल जूस को भेजने में मदद करता है। तो इस सब के सब आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है आज का कि पित्तरस का क्षारीय गुण किसके कारण होता है। तो पहली बात क्या यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो पित्तरस होता है, बाइल जूस, वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, क्षारीय गुण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्षारीय होना भी चाहिए, क्योंकि जो अमाशय से जो खाना, जो आंशिक रूप से पचा हुआ खाना जब आता है तो अम्लीय होता है। ठीक, क्योंकि वहां से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिलीज होता है, तो वहां से जब आगे खाना है तो क्षारीय है, अम्लीय था, तो उसको क्षारीय बनाने के लिए ही पित्तरस जो है रिलीज होता है। तो पित्तरस का क्षारीय गुण किसके कारण होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो पित्तरस होता है, जो बाइल जूस होता है, पीछे तो हम बाइल जूस के बारे में बहुत सारा चीज देखे कि पित्तरस किसके कारण हो रहा था रिलीज, तो हिपैटोक्राइनिन नामक हार्मोन यकृत को उत्तेजित करता है कि भाई तुम बाइल जूस या पित्तरस जो है स्रावित करो। ठीक है, ये तो आपको पीछे हमने बताया। अब जो बाइल जूस होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ एक और भी रहता है जिसको कहते हैं सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसके कारण जो पित्तरस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट जरूर रहेगा, और आप इसी को टिक कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न है, पित्तरस का कौन सा पित्तवर्णक होता है। पित्तरस में कौन कौन से पित्तवर्णक, देखिए जो पित्तरस होता है, जो बाइल जूस होता है, वो रंगीन होता है। ठीक है, वो कलरफुल होता है। कौन कौन से कलर का, तो ये येलो ग्रीन रहता है, येलोविश ग्रीन, मतलब हल्का पीला और हरा रंग का होता है। ठीक है, कैसा क्या कलर रहता है, पीला हरे रंग का रंग होता है, किसका, बाइल जूस या पित्तरस का। तो ये जो पीला रंग और हरा रंग भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तरह के पित्तवर्णक होते हैं। ठीक है, पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर सी, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दोनों ऐसे पिगमेंट्स होते हैं, पित्तवर्णक होते हैं, जिसके कारण जो बाइल जूस होता है वो रंगीन होता है। तो जो बिलिरुबिन है, ठीक है, ये बिलिरुबिन जो ए नंबर पे है, इसके कारण, इसके उपस्थिति के कारण येलो रंग होता है, और जो बिलिवर्डिन है इसके उपस्थिति के कारण जो बाइल जूस का कलर ग्रीन होता है। इसीलिए जो बाइल जूस या पित्तरस का रंग कैसा हो गया, पीला हरा या फिर येलोविश ग्रीन हो गया। अब बात आता है कि ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन आता कहां से है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे रक्त का,
इसका जब विघटन होता है, जब ये टूटता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है, तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक दो पिगमेंट्स बनते हैं, जिसके कारण से बाइल जूस ऐसे कलर के हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं 19वां और 20वां प्रश्न। तो 19वां प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। दूसरा, वसा और प्रोटीन का पाचन का प्रारंभ अमाशय स्टमक से होता है। अमाशय के जठर ग्रंथियों से HCl का स्रावण होता है और अमाशय में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो A, B, C तीनों कथन सत्य है और जो ऑप्शन नंबर डी है यह बिल्कुल असत्य है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कभी भी अमाशय के अंदर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से शुरू हो जाता है मुंह में, लेकिन अमाशय के अंदर उसका पाचन नहीं होता। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और वसा यानी कि फैट्स और प्रोटीन का पाचन का प्रारंभ स्टमक से, अमाशय से होता है, सही है। और जो अमाशय की जो स्टमक है उसका जो जठर ग्रंथि होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, उससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि जब कई बार से हम खाना वाना खाते हैं तो उसके साथ साथ कई बार से बैक्टीरिया चला जाता है, तो उस बैक्टीरिया को किल करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मदद करता है। और आप सभी को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो है कितना ज्यादा एसिडिक, कितना ज्यादा अम्लीय होता है, जिसके इस अम्लीय गुण के कारण ही जो बैक्टीरिया वगैरह जाता है वो किल हो जाता है। साथ ही साथ डाइजेशन मतलब पाचन में भी HCl जो है मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है आज का कि क्षुद्रांत को स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत भी कहते हैं। ठीक है, छोटी आंत। तो जो इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता? देखिए, जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उससे भी कई सारा आंतरीय रस या फिर इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये चारों में से कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता आपसे पूछा गया है? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज या फिर ट्रिप्सिन, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम में नहीं पाया जाता है। ट्रिप्सिन जो है एक्चुअली में ये पैंक्रियाटिक जूस जो होता है, अग्नाशयी रस होता है, जो अग्नाशय से जो जूस निकलते हैं, रस निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें ये पाया जाता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन करता क्या है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। इसको आप नोट करके लिखिएगा, प्रोटीन को किसमें? अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। और ये अग्नाशयी रस में रिलीज होता है। ठीक है, इसके बाद जो माल्टेज नामक जो एंजाइम है, ये क्या करता है? माल्टोज को, ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। देखिए, ये माल्टेज, तेज बोलूंगा तो एक तरह का एंजाइम है, लेकिन टोज बोल दिया, माल्टोज, तो एक तरह का ग्लूकोज का ही फॉर्म है जो कि ग्लूकोज में बदलने का मदद करता है। ठीक है, जो सुक्रेज है ये क्या करता है? सुक्रोज को, ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, सॉरी, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदल देता है, फ्रक्टोज के अंदर। और जो लैक्टेज है ये क्या करता है? लैक्टोज नामक जो पदार्थ होता है, जो ग्लूकोज होता है, शर्करा होता है, उसको दुग्ध शर्करा में अर्थात ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये लैक्टोज क्या है? एक तरह का दुग्ध शर्करा है जिसको ग्लूकोज में बदलता है। तो यहां पे A, B, C ये तीनों के तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत के इंटेस्टाइनल जूस में ये एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस में पाया जाता है। एक और भी याद रख सकते हैं आप, जो इंटेस्टाइनल या छोटी आंत वाला जो होता है उसमें एक लाइपेज नामक भी एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? वसा को, जो फैट्स को वसीय अम्ल में और साथ ही साथ ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे हमने 20 प्रश्न देखा, जिसमें हमने पाचन तंत्र से भी संबंधित प्रश्न देखा, रसायन से संबंधित और फिजिक्स में जो प्रकाशिकी जो चैप्टर है वहां से महत्वपूर्ण देखा। तो ये 20 के 20 प्रश्न आपको एज इट इज याद रखना है। जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को अगर आप चैनल में नए हैं तो, और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहां पे वीडियो के PDF आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।